हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेक्शन ए। देखिए 2024-25 की परीक्षाएं अब जल्द ही शुरू होने वाली हैं सभी यूनिवर्सिटी में और मैं लगातार सभी की यूनिट्स को अपलोड कर रही हूं। मैंने सोचा मॉडल पेपर भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बना सकें। तो आज देखिए यूनिट नंबर 1 से जितने भी छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सेक्शन ए के, वो पूरा आज की वीडियो में मैंने कवर कर दिया है और यहाँ से 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपकी 8 यूनिट सिलेबस में है, तो 8 यूनिट में शॉर्ट क्वेश्चन पे अपलोड करूँगी 8 वीडियोज़, ताकि आप एक यूनिट का एक वीडियो में पूरा कवर करा दूंगी और फिर ऐसे ही लॉन्ग का भी अपलोड करूंगी क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सेक्शन ए, बी एंड सी में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम सब देख लेंगे अलग अलग वीडियो से। आज हम सेक्शन ए का देखने वाले हैं और यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी देने वाली हूँ 2024-25 की परीक्षा के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपका सिलेबस यही है तो क्वेश्चन आपका यही होगा, याद रखिएगा। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और स्क्रीनशॉट करते रहिएगा या फिर नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र का सबसे पहले पढ़ाई का कहाँ किस यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ इसको पढ़ाना। तो देखिए अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 ईस्वी से समाजशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन अध्यापन का काम शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजशास्त्रीय विद्वानों द्वारा किसे और क्यों समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया गया। आप सभी जानते हैं कि सोशियोलॉजी के जो फादर हैं, समाजशास्त्र के जो पिता हैं वो ऑगस्ट काम्टे हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्रीय जो भी विद्वान हैं या जो विद्वान थे, उन्होंने किस विद्वान को सोशियोलॉजी का पिता माना और क्यों माना, किस वजह से माना। तो देखिए विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र का पिता ऑगस्ट काम्टे को स्वीकार किया गया क्योंकि इन्होंने ही एक नवीन सामाजिक विज्ञान की कल्पना की। एक नए सोशल साइंस के सब्जेक्ट को इन्होंने विकसित किया और उस सब्जेक्ट का नाम इन्होंने दिया सामाजिक भौतिकी और बाद में सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र कर दिया और तभी से समाजशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पूरी दुनिया जानने लगी और पूरे विश्व भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा। अभी इससे पहले जब तक ये विकसित नहीं हुआ था, इससे पहले इसे पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन अब ये आप सभी लोग एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। और कौन किया? ऑगस्ट काम्टे ने। इसीलिए सभी समाजशास्त्रीय विद्वान ने ऑगस्ट काम्टे को ही सोशियोलॉजी का फादर माना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इथिक्स तथा पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए भी वेरी हेल्पफुल होगा। तो किसकी रचना है? इथिक्स तथा पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की रचना है, जो ग्रीक के विद्वान थे, जिसमें अरस्तु ने मानव की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति को सर्वप्रथम स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया। अगला जो प्रश्न है टॉप लेवल का प्रश्न है और 100% परीक्षा में पूछा जाना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स दोनों में। सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, किस तरह से प्रश्न पूछेगा कि समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की। तो आपका आंसर होगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1873 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक प्रकाशित की थी। और ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन देने के बाद 4 विद्वानों के नाम ऑप्शन में दे देंगे, तो आपका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सोशियोलॉजी पर बुक को प्रकाशित किया था। कब किया था? तो 1873 ईस्वी में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये भी बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है और पूरी 90% गारंटी है कि ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा। प्रबोधन किसे कहते हैं। आप लोगों ने अगर पूरी यूनिट्स देखी होंगी तो आपको और अच्छे से आसानी रहेगी। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, आपकी चाहे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हो, आप लोग फुल क्लास किया कीजिए और फुल क्लास मैं आपको कराती हूँ। आपको जब पूरा फ्री में मिल रहा है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर सब्जेक्ट की पूरी क्लास यूनिट वाइज कीजिए। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रबोधन क्या होता है? देखिए प्रबोधन व्यावहारिक विज्ञानों के विकास का परिणाम है और प्रबोधन का अर्थ दूसरों के विचार के सम्मान,
तथा प्रत्येक को अपने विचारों के अनुगम करने की पूर्ण स्वतंत्रता से लिया गया है तो उसी को प्रबोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबोधन का विचार तथा तर्क पर कोई दो प्रभाव लिखिए। ये 100% चांस है पूरा परीक्षा में पूछा जाने का 2024 की। क्या प्रश्न है कि प्रबोधन का जो विचार है उस पर कोई दो प्रभाव बताइए। तो दो प्रभाव में पहला महत्वपूर्ण प्रभाव है कि मनुष्य अंतर्राष्ट्रीय के मार्ग पर बड़ी तेज़ी के साथ अग्रसर होने लगा है और एकता की जो भावना थी वो राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, जबकि ये आगे भी बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम अपने आप को विकसित कर चुके हैं। जहाँ तक पहले हम अपने ही राष्ट्र तक सीमित थे, अब हम सीमित नहीं हैं। एकता की जो भावना है अपने राष्ट्र से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। तो प्रबोधन का पहला प्रभाव ये बहुत अच्छा है। प्रबोधन का दूसरा प्रभाव है कि प्रबोधन के कारण धर्म मनुष्यों में एक की भावना को विकसित करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विज्ञान के विकास में प्रबोधन की कोई दो भूमिका बताइए। ये सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान के विकास में प्रबोधन की क्या भूमिका है। तो पहली भूमिका है कि मनुष्य को प्रतिपाद, देखिए ये पा है ना, प्रतिपाद्य विषय बनाकर अनेक विज्ञानों का भी विकास हुआ। जैसे कि मनोविज्ञान का विकास हुआ जिसमें हम मनुष्यों के मन का अध्ययन करते हैं, और शरीर विज्ञान का विकास हुआ जिसमें हम मनुष्यों के शरीर का अध्ययन करते हैं। दूसरी इसकी भूमिका है कि प्रबोधन के अंतर्गत ही प्रतिपाद्य विषय के आधार पर विभिन्न विज्ञानों के विषय के ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% पूछेगा ये एग्जाम में। सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने सोशियोलॉजी को कहा है। तो इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा है। और सामूहिक प्रतिनिधित्व वे प्रतीक होते हैं जो समाज में अधिकतर लोगों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये यहाँ पर अधिकतर होगा, अधिकतर लोगों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक किसकी रचना है। ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर पूछेगी, तो प्लेटो की रचना है द रिपब्लिक। आपके सामने जो अब अगला प्रश्न है ये टॉप लेवल का प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से और ये ज़रूर पूछता है। देखिए प्रश्न है आपका कि मनुष्य के विचार एवं तर्क को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उनका नाम बताइए। तो ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछता है और आपसे भी ज़रूर पूछेगा। इसका 100% पूरा चांस है कि ये आएगा। देखिए मनुष्यों के विचार और तर्क को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित 6 तरह के हैं। पहला है भौगोलिक तत्व, दूसरा है आर्थिक तत्व, तीसरा है राष्ट्रीय भावना, चौथा है संचार क्रांति, पांचवा है औद्योगिक क्रांति, छठा है धर्म की भूमिका। तो ये महत्वपूर्ण 6 तत्व हैं जो मनुष्य के विचार पर प्रभाव डालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 1789 की फ्रांस की क्रांति के 4 राजनीतिक कारण लिखिए। देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई या जो औद्योगिक क्रांति हुई उन सभी का भी समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, जो कि आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। इसीलिए कहती हूँ क्लास किया कीजिए। क्लास अवेलेबल है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में ऐड है सोशियोलॉजी 5th सेमेस्टर पेपर 1, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगी। देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके 4 राजनीतिक कारण थे। ये आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 4th सेमेस्टर में आप पढ़ चुके होंगे। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। देखिए राजनीतिक कारण में जो पहला कारण था राजा की निरंकुशता। जो फ्रांस के शासक थे उस टाइम इतने ज़्यादा निरंकुश थे जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब था। जनता की हाल बुरी है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो राजा इतने निरंकुश थे, स्वेच्छादार शासक थे, ये भी एक कारण था। राजनीतिक कारण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राजनीतिक कारण पूछ रहा है। और एक प्रश्न हो जाता है सामाजिक कारण बताइए, तो वहाँ पे आपके अलग अलग कारण होंगे। और जब आपसे सिर्फ कारण पूछ दे तब आप राजनीतिक और सामाजिक दोनों कारण को मिला के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर दिया है ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ जाएं और कैसे क्वेश्चन आएगा आप वो भी समझ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। राजनीतिक कारण में पहला आपको मैंने बताया कि राजा की निरंकुशता थी। दूसरा है राज दरबार का अपव्यय यानी फिजूल खर्ची। जो उस टाइम शासक थे वो इतने ज़्यादा निरंकुश थे और फिजूल खर्ची उनकी बेगम करती थी, उनकी जो क्वीन थी रानी,
वो इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी और राज दरबार जो कोष होता था वहाँ से धन निकाल निकाल के अपने ऊपर बहुत खर्चे करते थे, जिससे कि जो फ्रांस की आर्थिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और दिवालिया की कगार पर फ्रांस पहुंच चुका था। और क्योंकि देखिए फ्रांस का लगातार कई देशों के साथ युद्ध भी चल रहा था, तो युद्ध में भी धन की बहुत ज़्यादा धन और संसाधन का खर्च होता है। साथ साथ दरबारों राज दरबार के शाही शानो शौकत वाले जीवन को जीने के लिए बेहिसाब खर्चे करते थे, तो आर्थिक कंडीशन वहाँ की बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो एकदम दिवालिया हो चुका था। तीसरा था अयोग्य शासक। वहाँ का जो शासक था वो एकदम अयोग्य था, शासक के वो काबिल ही नहीं था, बट शासक बना। चौथा था करों का भार। वहाँ की जनता के ऊपर कर इतने ज़्यादा थे और करों में भी असमानताएं थीं। जो उच्च जाति के कैथोलिक और पादरी लोग होते थे वो करों से मुक्त होते थे, जबकि गरीब मजदूर किसान जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन पर अधिक मात्रा में कर लगाया जाता था। तो जो कैथोलिक पादरी होते थे उनसे जब कर ही नहीं लिया जाएगा और गरीब जनता से कर लिया जाता था, तो ये सब कारण बन जाता है फ्रांस की क्रांति का। तो ये सब राजनीतिक कारण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। सामाजिक कारण यानी समाज में होने वाले कौन कौन से ऐसी वजह थी जिनसे फ्रांस की क्रांति के लिए जनता प्रेरित होती है। तो पहला था समाज में असमानता। पादरी और कैथोलिक धर्म के लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त थे समाज के अंदर। वो गरीबों से कर वसूलते थे, उनका शोषण करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे और गरीब जो किसान मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग थे उन पे करों का बोझ बहुत अधिक था और कर बढ़ाए जाते थे बल्कि घटता नहीं था, जिससे गरीबी आ गई थी। जनता भूखी हो चुकी थी, उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। तो ये सब समाज में जो असमानताएं थी वो फ्रांस की क्रांति का एक सामाजिक कारण बनती है। दूसरा है कैथोलिक धर्म की प्रधानता। कैथोलिक धर्म को ही समाज में सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे। तीसरा कारण था समस्त जनता का विभाजन। वहाँ की जो जनता थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट में। और सबसे थर्ड स्टेट में वहाँ के किसान मजदूर गरीब लोग आते थे। तो इस तरह से पूरा समाज की उसकी कंडीशन थी जो कि वहाँ की जनता जो थी फ्रांस की क्रांति के लिए प्रेरित होती है और 1789 में वो क्रांति घटित भी हो जाती है, संपन्न भी हो जाती है। तो ये दोनों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बास्टील का पतन। बास्टील के पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी, ये बात आपको पता होगी और अगर नहीं पता है तो अब पता चल जाएगी। वैसे मैंने फ्रांस की क्रांति पर एकदम सेपरेट वीडियो अपलोड की है, BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। मैंने वहाँ पे जितनी भी विश्व में क्रांतियाँ हुई सभी को मैंने पढ़ा दिया है पूरा, तो आप देखिएगा ज़रूर। देखिए बास्टील का जो पतन था, बास्टील जो था पेरिस के निकट ही एक बहुत पुराना किला था जो बंदी गृह के रूप में यूज़ किया जाता था। वहाँ पर जो भी बंदी होते थे उनको उसमें कैद किया जाता था। और जो बास्टील का किला था वो निरंकुशता, दमन एवं अत्याचार की कहानियाँ इससे बहुत जुड़ी थी। बास्टील के किले को वहाँ के शासक को, जो फ्रांस के शासक होते थे, तो उनकी निरंकुशता का प्रतीक था बास्टील का किला, जिसमें बंदियों को या फिर जो गुनहगार नहीं होते थे उन्हें भी वहाँ बंदी बना के रखा जाता था। तो फ्रांस की जनता अब उब चुकी थी और उन्हें अपने देश में बदलाव चाहिए था। और फ्रांस की जनता जो थी क्रांति के लिए इतनी ज़्यादा प्रेरित थी कि उसने बास्टील के किले के अंदर घुस गई। बास्टील के किले पर चढ़ाई कर देती है पूरी जनता और वहाँ पे जितने भी सैनिक रक्षक लगे हुए थे उनसे संघर्ष करती है। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी जनता की कि जो सैनिक वहाँ पे किले की रक्षा के लिए खड़े थे वो भी जनता को रोक नहीं पाते हैं और जनता अंदर किले में घुस जाती है। किले का रक्षक भी इस भीड़ को रोक न सका और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टील के पतन के साथ फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। और बास्टील के किले में जितने भी कैदी को बंद किया गया था तो वहाँ की जनता घुसकर सभी को आज़ाद कराती है, सभी को खोल देती है। और जैसे ही बास्टील का पतन होता है 14 जुलाई 1789 को, तो वैसे ही फ्रांस की क्रांति भी संपन्न हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का क्या अभिप्राय है। औद्योगिक क्रांति का भी जो योगदान है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में बहुत अधिक है, जो यूनिट नंबर 1 में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। औद्योगिक क्रांति के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, जो कि विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में। तो देखिए औद्योगिक क्रांति पर भी वीडियो अपलोड है, ये भी 4th सेमेस्टर हिस्ट्री के सिलेबस में था तो मैंने पढ़ा दिया है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा।
देखिए, औद्योगिक क्रांति कहते किसको हैं? औद्योगिक क्रांति से आशय उन परिवर्तनों से है जिसके द्वारा मनुष्य उत्पादन के जो भी प्राचीन तरीके थे उनको छोड़ करके आगे बढ़ता है और बड़ी बड़ी मात्रा में बड़े बड़े मशीनों से बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन कर सके। जो भी काम हाथों से किया जाता था, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पेंटिंग का जो भी काम और उत्पादन के जो भी कार्य हाथों की मदद से किए जाते थे, तो औद्योगिक क्रांति के बाद हाथों का स्थान बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं और कम समय में बड़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा। तो यही औद्योगिक क्रांति थी। और औद्योगिक क्रांति के बाद अब तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ मशीन से ही हो रहा है, लेकिन शुरुआत तभी से हुई थी, इंग्लैंड से 18वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति के क्या क्या कारण थे, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 4 कारण नोट कर लो अभी और समझ लो। पहला है वैज्ञानिक अनुसंधान। ब्रिटेन में देखिए, यूरोप में बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो अलग अलग तरह के आविष्कार कर रहे थे। वहाँ पे सूत काटने की मशीन बनाई गई, तो पावर लूम बनाया गया, अलग अलग तरह के लूम जैसे कि मशीनें बनाई गई जिनसे उत्पादन कम समय में अधिक किया जा सके। तो वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से भी औद्योगिक क्रांति एक कारण बनती है और संपन्न होती है। दूसरा है भौगोलिक खोज। आपको तो पता ही है कि जब भौगोलिक खोज पुनर्जागरण के बाद यूरोप में शुरुआत हुई और अलग अलग स्थानों की खोज की जाने लगी, तो हमारे भारत को भी खोजा गया। पहली बार समुद्री मार्ग से भारत आने का रास्ता खोजा गया 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने खोज की। तो फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी हमारे भारत आती हैं और इंग्लैंड का तो कई सालों तक हमारा भारत उपनिवेश बन के रहता है। तो ये भौगोलिक खोज भी औद्योगिक क्रांति का एक कारण बनती हैं, क्योंकि व्यापार बहुत तेज़ी से करते थे वो लोग भारत के साथ। तीसरा था खनिज संपदा का ज्ञान। देखिए, खनिज के जो संसाधन थे, कोयले वगैरह का जो नीड होती थी कारखानों में, तो इंग्लैंड के पास बेहिसाब संसाधन थे। तो ये भी औद्योगिक क्रांति का एक कारण बनती है, क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले होती है। तो ये तो आपसे ज़रूर पूछेगा। देखिए, चौथा कारण है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या उस टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और जब जनसंख्या बढ़ती है तो किसी भी चीज़ की जो मांग होती है वो बढ़ती है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों का उत्पादन और भी बढ़ाया जाएगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी होगी और लोग और भी ज़्यादा मशीनें लगाने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये भी औद्योगिक क्रांति का एक कारण बनती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक क्रांति के हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और इस तरह की वीडियो हर सब्जेक्ट की मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। लॉन्ग के लिए भी अपलोड करूँगी कि कैसा क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, आंसर कैसे आपको लिखना है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।